हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जनरेशन ऑफ ईएम वेव देखा था बाय एलसी ऑसिलेशन। साथ में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ईएम वेव लिखना सीखा था, एनर्जी डेंसिटी देखी थी, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव क्या होती है, मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, इन सब के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट हैं, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है कि ईएम वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, इसे प्रूफ करके बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ईएम वेव देखेंगे, यहां पर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन बना है, जेई मेन में बना था 2021 के अंदर, तो तब से इनको ऐड किया गया है, पढ़ सकते हैं। अगर इनका थोड़ा सा बेसिक क्लास 10 से भी पता होता है कि कौन किस रेंज में पाया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का ट्रांसवर्स नेचर क्या है, तो इसके लिए कुछ कंसीडर करते हैं। कंसीडर क्या करना है, मान लेते हैं कि यहां से ईएम वेव जो चल रही हैं इस डायरेक्शन में, यहां पर जो ईएम वेव हैं इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो किधर है, वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रही हैं। किसी टाइम टी इंस्टेंट पर, एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर इनका एक प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर कर लेते हैं ABCD, और बिफोर टाइम टी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं E और जो B दिया गया है वो है फंक्शन किसके, X और T के, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ये हमारा अजम्पशन है। फिर से अजम्पशन देख लो क्या किया गया है। यहां पर हम लोगों ने बताया कि ईएम वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है। किसी टाइम T पर एक प्लेन कंसीडर किया गया, प्लेन वेव फ्रंट ABCD, तो मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C दिया गया और ये D दिया गया। इससे पहले अगर बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो भी कंपोनेंट निकल के आ रहे होंगे वो X और T पर डिपेंड करते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अजम्पशन हमारा गलत भी हो सकता है, गलत करना ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि X डायरेक्शन में ऐसा कोई कंपोनेंट है, ऐसा प्रूफ करना है हमें, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये ऐसा देखो, अगर हमारे पास ये कोई प्लेन दिया गया है, ये पर्टिकुलर प्लेन है, तो अगर वेव इसमें प्रोपेगेट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। मतलब ऑसिलेशंस ऐसे हो रहे होते हैं, तो इधर E के ऑसिलेशंस हो गए तो इधर B के ऑसिलेशंस होते हैं, तो E और B इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। हमें यही प्रूफ करके दिखाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहां पर एक क्यूब लिया गया है, क्यूब कंसीडर किया गया है। इस क्यूब में हम लोगों ने देखा कि ये ABCD दिया गया है, इसे हम लिख देते हैं E, ये F हो गया, इसे लिख देते हैं G, इसे लिख देते हैं H। अब हर एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स हमें लिखना है, लिखवा दो। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट दिया गया है एक, तो वो कंपोनेंट यहां पर है E1, ठीक है, और इस वाले फेस के लिए जो कंपोनेंट दिया गया है ये क्या है, E1 किस फेस के लिए है, तो फेस ABCD पर ऐसा दिया गया है, और यहां पर दूसरा फेस लिखा है, देखो दूसरा फेस दिया गया है, ये वाला फेस दिख रहा होगा EFHG, ये इधर किनारे वाला, इसके जस्ट अपोजिट वाला, इसके लिए हम लिख देते हैं जो फील्ड है वो E2 दिया गया है, और इसका जो एरिया दिया गया है सपोज वो S है, और तो इसका भी एरिया S हो जाएगा। ठीक है, अगर फील्ड इस डायरेक्शन में चल रहा है तो यहां पर अगर हम लिख देते हैं क्लोज इंटीग्रल E.ds, कहां से कहां, तो ये हम लिख देते हैं इसके लिए ABCD के लिए, तो ये कितना निकल के आएगा इसके लिए, तो इसके लिए निकल के आएगा E यहां पर कितना है, E1 है, ds की वैल्यू तो ds हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो फील्ड भी इधर ही जा रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ भी डिपेंड कर रहा है, और उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आएगा, तो इतना लिख देंगे हम, इसे ऐसा छोड़ देते हैं। दूसरा, इस वाले के लिए लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल किसके लिए लिखना है, EFHG, इसके लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर,
यहां पर देखो फील्ड है राइट साइड में, एक्स की डायरेक्शन में है, और यहां एरिया वेक्टर कहां आएगा, तो इस साइड में आएगा, तो एरिया वेक्टर इस साइड में आएगा, तो इसे लिख सकते हैं E2 इंटू में S विद निगेटिव साइन लिखा जाएगा। अब बाकी सरफेस के साथ लिखना हो तो लिख दो, बाकी सरफेस के साथ लिख देते हैं। तो अगर लिख देते हैं क्लोज इंटीग्रल, अगेन यहां पर अगर हम लिख देते हैं क्लोज इंटीग्रल इस वाली सरफेस का, अपर सरफेस का, तो वो लिखा जाएगा एफ ई बी ए डॉट डी एस। अगर ऐसा लिखते हैं अपर सरफेस का, जो ऊपर वाली सरफेस है, तो फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर अपवर्ड आएगा, तो ये तो 0 निकल आया, ठीक है। इसी तरह से डाउनवर्ड वाले का होगा क्लोज इंटीग्रल कितना, नीचे क्या बनेगी फेस, तो फेस बन जाएगी एच जी डी सी, इसके लिए भी ई डॉट डी एस हम लिखेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड जाएगा, और फील्ड है राइट साइड में, तो ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, तो यहां पर 1 2 हो गए, 3 और 4 हो गए। अब अगला हमें लिखना है यहां पर पांचवा कौन सा होगा, तो पीछे वाला होगा। पीछे वाला क्या है देखो, तो क्लोज इंटीग्रल है ई, ठीक है, जी बन जाएगा, बैक साइड वाले को लिख रहे हैं जी, और यहां पर सी और ये बी बनेगा, यहां पर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब बताओ जो पीछे वाला प्लेन होगा इस क्यूब का, उसका एरिया वेक्टर तो अंदर गया, और फील्ड की डायरेक्शन हम एक्स डायरेक्शन में मान रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 cos 90 0 होता है। अगेन यहां पर एक फेस बचा सामने वाला फेस देखो कितना है, ये लिखा गया है एफ ए डी एच, ये क्या बनेगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसकी वैल्यू अगेन क्या लिखेंगे 0, क्यों, इसका एरिया वेक्टर आप लोगों की तरफ आएगा, फील्ड है राइट साइड में, एंगल 90 cos 90 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल निकल आया। तो यहां पर अगर हम बात करें इधर कि जो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूबिकल रीजन से कितना नेट फ्लक्स बनेगा वो निकालें, तो वो निकालेंगे फाई नेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, जितने 6 के 6 हैं सबका सम लिखेंगे। देखो तो इन 4 का सम लिखने की कोई नीड नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, इन दोनों को लिख देना है। तो यहां पर लिख सकते हैं E1 इंटू में S मतलब कैपिटल S लिख लो, और माइनस E2 लिखेंगे, इंटू में क्या लिखा जाएगा S लिखा जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। अगर ऐसा लिखेंगे तो उस केस में क्या बनेगा यहां से, और प्लस अगर लिखना चाहो तो लिख लो 0 0 0, लिखना चाहो 0 लिख लो 4 बार, फाइनाइट 0 बनेगा। लेकिन यहां पर देखो नो चार्ज इज इनक्लोज्ड, नो चार्ज इज इनक्लोज्ड इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो यहां लिखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, जो फाई नेट होता है उसे क्या लिखा जाएगा 0 लिखेंगे, कोई नेट फ्लक्स बना ही नहीं। तो अगर नेट फ्लक्स नहीं बनेगा, नेट चार्ज नहीं, तो नेट फ्लक्स नहीं बनेगा। फाई नेट की वैल्यू अगर हम 0 लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो यहां पर लिखना होगा सिंस Q इनक्लोज्ड जो निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0 बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो यहां से लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या दिया गया था, 1 मिनट, ये हमारे पास सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहां से लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट भी देखो नेट फ्लक्स लिखा है, सेकंड भी नेट फ्लक्स लिखा है, इसका राइट साइड कुछ है, इसका राइट साइड 0 है, इसका मतलब क्या है, यहां पर E1 इंटू एस माइनस E2 इंटू एस, और इज इक्वल टू क्या बनेगा 0, तो S चला गया कॉमन, तो यहां पर E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अगेन देखो फिर से यहां पर E1 माइनस E2 जो लिखा गया है ना, E1 माइनस E2 में S, तो S तो नॉन जीरो है, तो S अगर नॉन जीरो है तो उस केस में E1 माइनस E2 को 0 होना होगा। E1 माइनस E2 होने का 0 का मतलब है कि E1 की वैल्यू E2 के बराबर आ गई, मतलब X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हुआ। चेंज क्यों नहीं होगा, हम लोगों ने पढ़ा था चेंज तो होता है, कैसे, ये रिजल्ट निकल के आए थे याद होगा, E1/R निकल के आता था, चेंज होना चाहिए,
इस डायरेक्शन में चेंज ही नहीं हुआ। तो अगर इस डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, यहां पर लिख सकते हैं सिंस, ये लिखा जाएगा E1 इज इक्वल टू में E2 लिख सकते हैं ना। तो E1 इज इक्वल टू E2 निकल आया इन x डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की डायरेक्शन में E1 और E2 बराबर आ गए। इसका मतलब जो E है वो यहां पर, या फिर ऐसे लिख दो, E जो दिया गया है वो फंक्शन नहीं है किसका, x का फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर ही नहीं रहा है। तो अगर जिस फील्ड में जिधर प्रोपेगेट कर रही है वेव, EM वेव जिनके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, तो जिस तरफ वेव प्रोपेगेट कर रही है राइट साइड में जा रही, इस तरफ इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं आया। ठीक है। सिमिलरली यहां पर एक और काम कर सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, जो B निकल के आएगा B8 या B1 इज इक्वल टू B2 आ जाएगा। किसके लिए, x डायरेक्शन के लिए। अगर हम प्रूफ करना चाहें सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे। तो अगर हम B1 इज इक्वल टू B2 निकल के आएगा, B1 इज इक्वल टू B2 निकल के आएगा, तो यहां से ये भी देख सकते हैं कि B1 इज इक्वल टू B2 है, x डायरेक्शन में दोनों बराबर कंपोनेंट का मतलब है यहां पर जो B भी है वो भी फंक्शन नहीं है किसका, x का। कंफर्म हो गया कि B x का फंक्शन नहीं है, x का फंक्शन नहीं है। x का फंक्शन नहीं है का क्या मतलब है, इसका कंपोनेंट कोई x की डायरेक्शन में नहीं है। लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, यहां पर f का फंक्शन नहीं का मतलब यह है, देखो क्या लिखा गया था, इक्वेशन लिखते थे हम लोग, E इज इक्वल टू में E नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स लिखते थे ना। और यहां पर E इज इक्वल टू में E नॉट या B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स लिखते थे, k की वैल्यू ओमेगा बाई सी लिखते थे। लेकिन यहां से ध्यान से देखो, ये E जो है x पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके ऑसिलेशन नहीं डिपेंड करते हैं x पर। तो अगर x पर ऑसिलेशन डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑसिलेशन x डायरेक्शन में है ही नहीं। तो यहां से ये कह सकते हैं जो ऑसिलेशंस हैं वो क्या है, x डायरेक्शन में नहीं है। और अगर x डायरेक्शन में ऑसिलेशन नहीं होंगे तो y और z में होंगे, किसी के y में होंगे तो किसी के z में होंगे। और हम लोगों ने देखा भी था, एक y में चलता है तो एक z में चलता है। उनके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो x होती है उसमें वेव प्रोपेगेट करती है। तो यहां से कंफर्म होके आ रहा है कि ऑसिलेशन x पर डिपेंड नहीं करते। तो यहां पर हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि जो E1 है वो तो E2 के बराबर आ गया x डायरेक्शन के लिए, और B1 किसके बराबर आ गया, B2 के बराबर आ गया, ये भी x डायरेक्शन के लिए है। इसका मतलब है यहां पर जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, ऑसिलेशन ऑफ E एंड B आर नॉट इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, x डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये यहां पर कैसी वेव नहीं हो सकती। तो यहां पर ये दो तरह की वेव होती हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो, दो तरह की वेव होती हैं, दो तरह की वेव होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स और दूसरी होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होते हैं, वाइब्रेशन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। वाइब्रेशन अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ रहते हैं इसके वाइब्रेशन। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, जो वाइब्रेशन होते हैं वो किस में रहते हैं, तो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन, वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर निकल के आएंगे वाइब्रेशन इसके। तो यहां पर देखो उस डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, तो डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये वाली वेव तो हो नहीं सकती। तो आफ्टर ऑल यहां से हम कह सकते हैं कि जो ईएम वेव है,
ईएम वेव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। इनका नेचर कैसा होगा? ट्रांसवर्स नेचर आएगा। तो अगर बोर्ड में पूछा जाता है 2 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के अंदर की प्रूफ करो कि ट्रांसवर्स नेचर होता है ईएम वेव का, तो प्रूफ करके यहां से दिखा सकते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं। यहां पर देखो अगला यहां पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, खासकर टेबल बना के पूछते हैं कि इनके सोर्स क्या है, यूजेस क्या है, और इनको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, और इनका वेवलेंथ का रेंज क्या होती है। इसके बिहाफ पर लिस्ट बना करके लिस्ट को मैच करने के लिए पूछ सकते हैं। अगली क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो वहां पर देखेंगे इन पर क्वेश्चन कैसे पूछे गए। अभी के लिए पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम लोगों ने पढ़ी है ना, उनका ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन किसके बिहाफ पर किया जाता है? देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। उनकी फ्रीक्वेंसी और उनके वेवलेंथ के बिहाफ पर अगर उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिस्टिंक्ट कर पाते हैं अलग अलग ग्रुप के अंदर, जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो ऐसे पैटर्न को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगेन वो स्पेक्ट्रम या फिर ईएम वेव का वो डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम उनको वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जिनकी वाइडली डिफरेंट होती हैं। यही कॉम्बिनेशन या फिर यही जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कैसे रख सकते हैं? एक एक करके सबको पढ़ना है, लेकिन यहां पर कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको याद रखो। यहां पर हम लिखते हैं जी एक्स यू वी आई एम आर, यह शॉर्टकट तरीका होता है। फिर से जी एक्स यू वी आई एम आर, फिर से रिपीट करो, जी एक्स यू वी आई एम आर। जी का मतलब होता है गामा रेज, गामा रेज, हर एक पॉइंट को लिखते जाना। एक्स का मतलब होता अगेन एक्स रेज होता है। यू का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट लाइट लिख लो, रेज लिख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और यहां पर ये जो होता है इसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। और यहां पर आई जो होता है उसे क्या कहते हैं? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और जो आर होता है इसको हम कहते हैं रेडियो, रेडियो वेव, जो पहली हेडिंग पड़ी हुई है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स वो याद रखने हैं। ये ऑर्डर है तो किसका है ऑर्डर, कैसा है ऑर्डर? तो यहां पर जो हम लोगों ने अभी ऑर्डर बनाया है, इसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर हम यहां से लेफ्ट टू राइट जाते हैं जी एक्स यू वी आई एम आर में, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है, लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है। और लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऑफ कोर्स कम होगी। और लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है तो पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन पावर डिक्रीज करती है, ध्यान ये रखना है। तो अगर सीधे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो यहां से इतना बता देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पूरा ओवरव्यू है। याद कैसे रखना है? जी एक्स यू वी आई एम आर, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। यहां पर यू और जो वी होते हैं ये अलग नहीं होते हैं। जो सन से हमें लाइट मिलती है, एक्चुअली जो सन देता है उसमें अल्ट्रावायलेट और विजिबल दोनों होते हैं, लेकिन ओजोन लेयर क्या करती है? ये अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है और विजिबल लाइट को हम तक आने देती है, जिससे हम ओजोन से प्रोटेक्ट, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट से। तो दोनों एक ही साथ आते हैं, लेकिन हम तक विजिबल पहुंचता है ओजोन लेयर की वजह से। ये ऐसा होता है। इसमें यहां ध्यान रखना, इसमें लैम्डा बढ़ेगा अगर हम राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो लैम्डा कम होगा। राइट में जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेफ्ट में जाएंगे बढ़ेगी। पेनिट्रेशन पावर राइट में जाएंगे तो कम होगी, लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाएंगे पेनिट्रेशन पावर बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है और रेडियो वेव की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। ठीक है, आओ एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है हमारे पास रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होती है? इनकी जो वेवलेंथ होती सबसे ज्यादा होती,
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा वेवलेंथ अगर किसी की होती है तो वो रेडियो वेव्स की होती है। कितनी होती है? तो ये होती है 600 मीटर टू 0.1 मीटर तक होती है। ये ऑर्डर है इनका, ठीक है। याद रखना है इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर कोई क्वेश्चन बन के आ जाए तो उसे मैच करवा ले, मैच द कॉलम अगर है तो। फ्रीक्वेंसी रेंज इनकी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी रेंज में याद रखना है 500 किलो हर्ट्ज से लगा करके 1000 मेगा हर्ट्ज तक रहती है फ्रीक्वेंसी, देखो। और यहां पर सोर्स की बात करें कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो एक्सेलरेटिंग मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स और ऑसिलेटिंग सर्किट्स, ठीक है। यहां पर वायर्स लिख लेना। एक्सेलरेटेड मोशन अगर चार्ज पार्टिकल का होता है किसी कंडक्टर के अंदर या ऑसिलेटिंग सर्किट के अंदर, तो वहां पर ईएम वेव बनती हैं। ये रेडियो वेव बनती हैं जो ईएम वेव, उनको हम रेडियो वेव कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये रिफ्लेक्शन शो करती हैं और डिफ्रैक्शन शो करती हैं, ठीक है, ध्यान ये रखना है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स। इनके यूजेस क्या होते हैं पढ़ लो। तो कहां पर यूज करते हैं? तो रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन में इनका यूज किया जाता है, जानते होंगे। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी इनका हम यूज कर सकते हैं। तो ये दो यूजेस हो गए। कोई यूजेस याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो दो। माइक्रोवेव की बात करें तो रेडियो वेव में इतना याद रखना है, इनका लैम्डा की रेंज और इनके एफ या फिर न्यू की रेंज याद रखनी है। कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो अगर कंडक्टिंग वायर है उसमें चार्जेस एक्सेलरेट करें या ऑसिलेटिंग सर्किट होता है, जैसे एलसी ऑसिलेशन से ईएम वेव बनाई गई थी प्रीवियस क्लास में, तो उनसे रेडियो वेव बनती हैं। यहां पर ये प्रॉपर्टीज हो गई उनकी। अगला है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होती है? इनकी जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव से थोड़ी छोटी होती है। अब इनका जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो देखो, इनका जो वेवलेंथ की रेंज आती है वो 0.1 मीटर से 10⁻³ मीटर। देखो वेवलेंथ घटने लगी है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो 10⁻৯ मीटर से लगा करके 10⁻12 हर्ट्ज के बीच में होती है। 9 से हर्ट्ज से लगा करके 12। ये कैसे बनती है? तो देखो, ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब लाइक कैलेस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। अगर इनके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, करंट ऑसिलेट करती है, बेसिकली करंट ऑसिलेट करने का मतलब करंट कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर चार्जेस होते हैं, चार्जेस को ऑसिलेट करना, तो उनकी वजह से यहां पर माइक्रोवेव बनती है। माइक्रोवेव की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो देखो कई सारी प्रॉपर्टी इनकी। रिफ्लेक्शन शो करती हैं, ये डिफ्रैक्शन शो करती हैं, रिफ्रैक्शन हो गया, और पोलराइजेशन। आगे हम लोग सेकंड पेपर स्टार्ट करने वाले हैं तो पोलराइजेशन देखेंगे क्या होता है। ड्यू टू देयर शॉर्टर वेवलेंथ दे कैन ट्रेवल एज अ बीम इन अ सिग्नल। किसी सिग्नल के अंदर अगर इनको ट्रांसमिट किया जाता है तो इनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से इनको हम एज अ बीम मान करके, कंसीडर करके प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये होती है माइक्रोवेव। इनका ये ऑर्डर और ये ऑर्डर याद रखना है। इनके बनती कहां से हैं और इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। यूजेस पढ़ लो एक बार, कहां कहां इनका यूज किया जा सकता है। तो रडार सिस्टम में इनका यूज करते हैं हम। एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इनका यूज किया जाता है, माइक्रोवेव्स को भेज करके पता लगाते हैं हम। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम वाया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, उनके लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, जो हमसे जाती हैं पहले सैटेलाइट पर, सैटेलाइट से ट्रांसमिट होती हैं, एंटीना पर पहुंचती हैं, अब्सॉर्ब की जाती हैं, फिर लोकल एरिया में ट्रांसमिट होती हैं। पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसको हम लोग सेकंड पेपर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखो, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं उनके अंदर हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में इनका यूज किया जाता है, ये तो पढ़ा ही होगा। अगली है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होती है? इनकी वेवलेंथ ग्रेटर देन रेड एंड। रेड एंड का मतलब है कि अगर हमारा जो स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम, यहां पर हमारे पास हो गई गामा, जी, एक्स, यू, वी, यहां पर आई, यहां पर एम और इधर आर हो गई, ठीक है, लाइनें ड्रॉ की गई। तो विजिबल होता है ना, विजिबल में इधर होता है वायलेट और इधर होता है रेड, होता है ना रेड, ठीक है, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम और रेड की ज्यादा होती है। तो रेड के राइट साइड में देखो कह रहे हैं,
रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होगा ना उसके राइट साइड से स्टार्ट होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, अगर ये किसी सरफेस पर गिरती है तो उसे हीट कर देती हैं, इसकी वजह से इनको कहा जाता है हीट वेव या थर्मल रेडिएशन। तो अगर पूछा जाता है कि हीट वेव या थर्मल रेडिएशन किसका नाम होता है, तो वो नाम होता है इंफ्रारेड वेव्स का। अगला यहां पर इंफ्रारेड वेव के अंदर इनका रेंज, तो रेंज देख लो एक बार। रेंज है 10 to the power 5 मतलब -3, 5 into 10 to the power -3 से 10 to the power -6। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर 11 से लगा करके 14 तक रहता है। ये बनती कैसे हैं, तो हॉट बॉडीज जो होती हैं या फिर उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मोशन में आते हैं उनकी वजह से इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस होती हैं। याद रहेगा, हॉट बॉडीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा गर्म है तो उनसे इंफ्रारेड वेव निकलती हैं। प्रॉपर्टीज सुन लो, तो हीटिंग इफेक्ट इनको कहा ही जाता है हीटिंग वेव। तो हीटिंग इफेक्ट शो करती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन शो करती हैं, डिफ्रैक्शन शो करती हैं, प्रोपगेशन थ्रू फॉग, कोहरे के अंदर भी ये चल सकती हैं इंफ्रारेड, इसीलिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, आगे है इनके यूजेस, तो इनके यूजेस एक एक करके सारे पढ़ लो, कई सारे इनके यूजेस हैं। तो रिमोट कंट्रोल में भी अब इनका यूज किया जाने लगा है। इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं इनका यूज अब रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, टीवी और वीसीआर के कीपैड में भी करते हैं। विच कंटेन्स स्मॉल इंफ्रारेड ट्रांसमीटर, इंफ्रारेड ट्रांसमीटर होते हैं जो इनको भेजते हैं और हम ऑपरेट कर पाते हैं चीजों को। ग्रीन हाउसेस के अंदर पौधों को गर्म करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इन दिस, इनका यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं। क्यों? इंफ्रारेड वेव्स आर लेस स्कैटर्ड, लेस स्कैटर्ड होती हैं। लेस स्कैटर्ड कौन होता है? जिनका लैम्डा कम होता है वो ज्यादा स्कैटर करती हैं। अगर पढ़ा होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी होती है 1/λ⁴ होती है, और हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पढ़ा है क्लास 10th के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो वहां पर लॉर्ड रैले का एक्सपेरिमेंट बताया जाता है। ये विजिबल लाइट बाई एटमॉस्फेरिक, तो यहां पर इनकी जो वेवलेंथ होती है अभी कम है, विजिबल आएंगे तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी? और कम हो जाएगी। तो इनकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ अगर इनकी ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग इनकी कम होती, इसके लिए हम फोटोग्राफी में इनका यूज कर सकते हैं। इंफ्रारेड लैंप्स जो होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, अगर हमारी मांसपेशियों में कोई दिक्कत होती है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम इनका यूज करते हैं। रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग अगर कोई लिखी गई उसके लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। ऑन द एंशिएंट वॉल, पहले जो पुरानी दीवारें होती हैं, जो पुराने किले होते हैं, उन पर जो पेंटिंग्स लिखी होती हैं उनको पढ़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अगर हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसकी हमें स्टडी करनी है, तो उनके लिए हम इंफ्रारेड वेव का यूज कर सकते हैं। अगला देखो, विजिबल, यही एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, या कह सकते हैं स्पेक्ट्रम का यही एक ऐसा भाग होता है जो हमारी आंखों में सेंसेशन बनाता है, सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट इसी की वजह से बनता है। और बेसिकली सेंसेशन ऑफ साइट को एक्साइट कौन करता है? ओनली ई वेक्टर। लिखना चाहो तो लिख लो अभी, ओनली ई वेक्टर। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड पेपर तो वहां डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि जो हमारी ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं आंखों के अंदर, उनको एक्टिवेट कौन करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्टिवेट करता है केवल। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, बेसिकली लाइट के अंदर, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो हमारी आंखों के अंदर की जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम ये देख पाते हैं कि लाइट आकर के हमारी आंखों पर गिर रही, और जिस ऑब्जेक्ट से टकरा करके आंखों पर गिरती है वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है। दैट्स इट। आगे क्या है? इट इज वेरी स्मॉलर पार्ट ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का बहुत छोटा सा पार्ट होता है, टूवर्ड्स विच ह्यूमन रेटिना, ह्यूमन रेटिना जो होता है वो सेंसिटिव होता है। विजिबल लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बॉडीज अराउंड अस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं उन पर आकर के लाइट गिरती है, और वो लाइट जब हमारी आंखों पर जाकर के पड़ती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आंखों के अंदर ऑप्टिकल नर्व्स को एक्टिवेट कर देता है और हमें हमारे आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला सुनो, इसका वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो इनके वेवलेंथ का ऑर्डर हो सकता है 8000 से लगा करके 4000। इन जनरल जो लिखा जाता है 3600 या 3800 से लगा करके 7500, मतलब 380 से लगा करके 750 नैनोमीटर में हम इसे लिख सकते हैं।
इन जनरल जो लिखा जाता है वो 8000 से 4000 के बीच रहता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, तो 4 इंटू 10⁻14 से 7 इंटू 10⁻14 रहता है। बनती कैसे हैं, तो रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन आयोनाइज्ड गैस एंड इनकंडेसेंट बॉडीज। ये क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई बॉडीज या फिर ऐसे, यहां पर अगर क्लास 11th में केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें बामर सीरीज पाई जाती है। बामर सीरीज के अंदर क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा सीरीज विजिबल रेंज में होती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी या हायर एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट में आता है तो उस केस में जो वहां पर फोटॉन एमिट होता है तो फोटॉन विजिबल रेंज का होता है और उसे हम देख पाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा है एक्साइटेड एटम होता है तो वो रेडिएट करता है एनर्जी, तो वहां पर विजिबल लाइट मिलती है हमें। इसकी प्रॉपर्टी सुन लो, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है वो देखेंगे। अगर किसी मीडियम के अंदर लाइट वेव ट्रेवल कर रही होती तो उनके सुपर इंपोज होने की वजह से कुछ जगहों पर इंटेंसिटी हाई हो जाती है और कुछ जगहों पर इंटेंसिटी 0 हो जाती है। इस फेनोमेनन को ही कहा जाता है इंटरफेरेंस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। डिफ्रैक्शन क्या होता है फिर, तो डिफ्रैक्शन होता है कि अगर एक नैरो स्लिट है या कोई मान लेते शार्प एज है, उस पर जाकर के लाइट गिरती है तो बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग को कहा जाता है डिफ्रैक्शन। डिटेल पढ़ना है हम लोगों को, सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। पोलराइजेशन, ये भी पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो नेचुरल लाइट होती है उसके अंदर वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन अगर हर एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को हटा के केवल एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन रखे जाए, उस प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है पोलराइजेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई मेटल प्लेट है उसके ऊपर आकर के लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक्साइट हो जाते हैं, एमिट होते हैं। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसी फिनोमिनन को ही कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोग्राफिक एक्शन, उसको ये इफेक्ट करती है, सेंसेशन ऑफ साइट, हमारी आंखों के अंदर जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है उनको एक्टिवेट करती है, प्रॉपर्टी है इनकी। ठीक है, आगे है अल्ट्रावायलेट राय। तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल बताया पहले भी, दोनों सेम ही है। सेम ही क्या मतलब, ओरिजिन इनका सेम है, सन से हमें मिलती हैं। वो तो अलग है कि ओजोन लेयर उनको हटा देती है, विजिबल हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो अल्ट्रावायलेट की बात करें, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग वेवलेंथ शॉर्टर देन विजिबल। विजिबल लाइट जो होती है उससे कम होती है, एंड कैन बी डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड वायलेट एंड ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। यहां पर सही कर लेना, ये सोलर स्पेक्ट्रम है। सोलर स्पेक्ट्रम में जो वायलेट होता है उसके जस्ट पहले ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट मिलता है। पढ़ा ना भी, GXUV IMR। तो देखो इधर से हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर हमारे पास ये विजिबल के जस्ट बाद में मिलेगा, और इंफ्रारेड यहां पर रेड से तुरंत राइट साइड में मिल रहा था। वेवलेंथ का इनका ऑर्डर देख लो, तो वेवलेंथ मिलती है इनकी 3.5 से लगा करके 1.5 और 10⁻⁻7 में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, तो 10⁻16 से लगा करके 10⁻17 होती है। सोर्स क्या होते हैं, हाई वोल्टेज सोर्स डिस्चार्ज ट्यूब होती है, आर्क्स होते हैं आयरन के, एंड मरकरी और सन। बेसिकली मेन जो होता है वो सन ही है इनका सोर्स। प्रॉपर्टीज देखो, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है ये। फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी दिखाती है, आयोनाइजेशन होता है, हाईली एनर्जेटिक टर्निंग ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन के ऊपर अगर ये गिरती है तो उसमें हाईली एनर्जेटिक होती है, बहुत ज्यादा इनकी एनर्जी होती है, टर्निंग ऑफ ह्यूमन स्किन। इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए तो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर है। ठीक है, अगला यहां पर देखना चाहो इनकी यूजेस पढ़ लो एक एक करके। पहला यूज क्या है इनका, तो पहला यूज दिया गया है फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। स्टडी ऑफ विजिबल राइटिंग्स, इनविजिबल राइटिंग, अगर कोई राइटिंग है जो हमें दिखाई नहीं देती उनको पढ़ने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स और फिंगरप्रिंट्स के लिए इनका यूज किया जाता है। और यहां पर स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनका भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि जो यहां पर लाइमर, बामन, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड मिलती है ना, तो लाइमन मिलती है वो अल्ट्रावायलेट में, और यहां पर ये जो दूसरी वाली थी बामर वो मिलती विजिबल में, बाकी जितनी मिलती है वो सब इंफ्रारेड में मिलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अल्ट्रावायलेट के लिए यहां पर ये हो गया।
आगे यहां पर प्रॉपर्टी एक्स रेज, देखो वेवलेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो यहां पर इनकी वेवलेंथ देखो 100 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 0.1 एंगस्ट्रॉम तक रहती है। दीज ईएम वेव्स, ये जो ईएम वेव होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है जस्ट शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट लाइट। एक्स रेज है वो हाई पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकती है, इतना पेनिट्रेशन पावर होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए हम एक्स रेज का यूज करते हैं, याद होगा, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। दीज आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग बोन फ्रैक्चर्ड, सो मेनी यूजफुल मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के काम आती हैं, बोन अगर फ्रैक्चर हो जाती है उसको पता लगा सकते हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर टू एक्स रेज डेंजरस, अगर हम ज्यादा टाइम तक ज्यादा क्वांटिटी में एक्स रेज अगर पास करवा देते हैं तो उस केस में जो सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर की, जो सेल्स होती हैं वो भी मर जाती हैं, उस केस में क्या होता है वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज तो देख लिया हम लोगों ने, 1018 से लगा करके 1020 तक जाता है। और ये बनती कब है, तो बनती कब है देखो, सडन डीएक्सेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल टारगेट। अगर कोई मेटल टारगेट दिया गया है ना, मेटल टारगेट के ऊपर अगर कोई फास्ट मूविंग, सडन डीएक्सेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग, बहुत तेजी से आ रहा चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, वो आकर अगर मेटल टारगेट के साथ में कोलाइड करता तो उस केस में वहां से एक्सरेज बनती है। प्रॉपर्टी पढ़ लो, तो प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑन फोटोग्राफी प्लेट, फोटोग्राफी प्लेट को इफेक्ट करती हैं। आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं। फोटोग्राफिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये, यहां पर ये जो लिखा गया है इसे हम कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन एक्स-रे इंसिडेंट। एक्स-रेज अगर इंसिडेंट होती हैं तो वहां पर किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होता है इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, तो वहां पर इनका यूज किया जाता है। फ्लोरेसेंस में इनका यूज कर देते हैं, और मोर एनर्जेटिक देन यूवी रेस, यूवी रेस से ज्यादा इनकी एनर्जी होती, ध्यान रखना। पेनिट्रेशन पावर देखो कितनी ज्यादा है। यूजेस देख लो, तो यूजेस तो कुछ तो अभी देख ही लिए, बाकी के बच्चे पढ़ लो। स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ब्रेक इक्वेशन अगर पहले से पढ़ रखा है तो पढ़ा होगा, ब्रेक इक्वेशन पढ़ा होगा। 2D साइन थीटा जो होता है वो एन लैम्डा के बराबर लिखा जाता है, सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां पर हम इनका यूज करते हैं किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए लेयर से, बिकॉज एक्स रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल। क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट और डिफ्रैक्ट दोनों होती हैं। इंजीनियरिंग के अंदर फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, फॉल्ट्स को डिटेक्ट, क्रैक्स को डिटेक्ट करने के काम आती हैं। फ्लॉज एंड होल्स इन द फिनिश्ड मेटल प्रोडक्ट, अगर कोई मेटल प्रोडक्ट है वो बना दिया गया है, उनके अंदर फ्लॉज को, होल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इनका काम लेते हैं। ठीक, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव अगर कहीं रखे गए हैं उनको डिटेक्ट करने में काम आता है। डायमंड गोल्ड को डिटेक्ट करने के काम में ले सकते हैं। एंड पोजेशन स्मगलर्स, ठीक है, इसके लिए काम में लिया जाता है। अगला है रेडियोथेरेपी टू क्योर अनट्रेसेबल स्किन डिजीजेस एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ और स्किन डिजीज के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। कि क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ये बैक्टीरिया होती हैं जिनको ये मार सकती हैं, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा, इसलिए। लास्ट है गामा रेस। देखो हम लोग ज्यादा वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप चाहें तो कम से ज्यादा की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दीज आर ईएम रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, मतलब इनकी वेवलेंथ सबसे कम, एंड लोवेस्ट वेवलेंथ रेंज। दीज आर मोस्ट पेनेट्रेटिंग ईएम वेव, से सबसे ज्यादा पेनेट्रेशन होता है इनके अंदर। अगर पढ़ा होगा इससे पहले रेडियो एक्टिविटी, तो वहां पर पढ़ाया जाता है कि रेडियो एक्टिव कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर
जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती, तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कम होने की वजह से वो हमेशा अपने न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए अल्फा बीटा गामा रेस को बाहर एमिट कर रहे होते हैं। उनकी इसी प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है, और उन्हीं से बनती है गामा रेस। ठीक है, हेनरी बैकरेल ने इनको डिस्कवर किया था सबसे पहली बार कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो देखो इनकी वेवलेंथ का रेंज है 10 to the power -14 से -10, 18 से लगाकर के 22 10 to the power में हर्ट्ज में जाती हैं। सोर्स क्या होता है, तो रेडियो न्यूक्लियाई, अभी देखा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इनका सोर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये बनते हैं। कोबाल्ट 60 प्योर गामा रेस का सोर्स होता है, ये स्टार लगा के यहां पर मार्क कर लेना, ठीक है, कि बोर्ड के लिए भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा। कोबाल्ट 60 जो होता है प्योरली गामा रेस का सोर्स होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ लो। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफी प्लेट, सभी के सभी फोटोग्राफी प्लेट पर देखो इफेक्ट कर रही हैं, फ्लोरेसेंस पर भी जा रही हैं, आयोनाइज कर सकती हैं, ये आयोनाइज कर सकती हैं, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी किसी को तो। डिफ्रैक्शन, हाई पेनेट्रेटिंग पावर, इनकी पेनेट्रेशन जो पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर हम लोगों ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो यहां पर डिस्कस किया था शॉर्टकट में, उस पूरे को कवर कर लिया है। अब इसमें याद क्या क्या रखना है, लैम्डा का ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, लैम्डा का ऑर्डर ये पता हो या ना हो, ऑर्डर का ये मतलब कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, बस ये याद रहे। तो अगर यहां पर लिस्ट बन के आती है जो कि हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसे हम मैच करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहां पर और होते हैं जो जेई मेन में 2021 में पूछे गए थे। पहले ये पढ़ लो यूजेस, फिर बात करते हैं उनके बारे में। यूजेस क्या होता है, रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर के में बात की जाती है, इनका हम क्योर करने के लिए इनका यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम एथिलीन, इनका यूज किया जा सकता है रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए। प्रिजर्व फूड स्टफ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज सॉफ्ट गामा रेज कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, इन सब के लिए इनका यूज किया जा सकता है। तो यूजेस लिखे गए हैं, ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको एक शॉर्ट नोट्स के अंदर एक ही पेज के अंदर सबको कंसाइज करके रख लेना है। ठीक है, यहां पर आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसके बारे में पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी इस पर जेई मेन में क्वेश्चन बना था, जेई 2021 के अंदर मैच करवाना था। इन सबके नाम लिखे गए थे, राइट साइड में इनकी डिस्टेंस लिखी गई थी कि हाइट से कितनी, मतलब अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट तक ऐसा होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, ये हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले तो है ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है, एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की हाइट तक ये फैला रहता है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो होता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, यहां पर वेपर होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब है कि क्लाउड का फॉर्मेशन यही होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप दिस लेयर। अगर हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर बॉटम से टॉप लेयर की तरफ जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वेदर फिनोमेनन अफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट। देखो आया ना भाई, ये लेयर जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी कुछ हो रहा होता है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रहेगा। तो ट्रोपोस्फेयर कहां तक होता है, 12 किलोमीटर तक होता है, यही बादल बनते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बात करें, दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 10 किलोमीटर से लगाकर के 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में इसका एक्सपेंशन है लगभग में। इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर वी हैव अ लेयर ऑफ ओजोन। इसके अपर पार्ट के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर है ओजोन लेयर होती है। द डेंसिटी ऑफ एयर एट द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज 10 to the power -3 times the density at the surface of the earth। देखो कितनी कम है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में याद रखेंगे। इसके अपर साइड में ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम ओजोनोस्फेयर भी कह देते हैं, कभी कभी छोटा सा गैप होता है। मीजोस्फेयर की बात करें तो मीजोस्फेयर में क्या होता है, द मीजोस्फेयर, ये क्या लिखा है, मीजोस्फेयर है, ये सही कर लेना इसे। मीजोस्फेयर extends from
अबाउट 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। इसके बारे में हमें यह चीज याद रखनी है, जितनी भी डिस्टेंस लिखी है सारी की सारी डिस्टेंस याद होनी चाहिए कि अगर इधर लिखे आ जाए ये पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के पार्ट्स और यहां हाइट लिखी गई हो तो उनको मैच करवा सकें। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो यहां पर ये मीजोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया, ऐसे कॉलम्स बने हुए थे, सामने वाले से मैच करवाना था। मैच द कॉलम में मेन में क्वेश्चन बना था ये। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी। यहां पर कोई फार्मूले हमें नहीं पढ़ने थे, यहां पर जो भी था थ्योरी बेस्ड था। फार्मूलों के लिए अगर एडवांस का कोई क्वेश्चन बनता है यहां से बेसिकली तो नहीं बनेगा। सेकंड क्लास जो थी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सफिशिएंट है, एडवांस में जो भी कोई क्वेश्चन बनेगा वहां से वो डील कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा, यहां पर उसका ब्रीफ आइडिया ले लिया। यहां पर हम लोगों ने देखा नेचर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, और यहां पर देख लिया ट्रांसवर्स नेचर ईएम वेव, और यहां पर इन सब के बारे में बात कर ली। अब यहां पर एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, आज का बचा हुआ लास्ट में। आओ यहां बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव में जो ई और वी होते हैं उनके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से आती है? तो पढ़ा था हम लोगों ने मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशंस खासकर थर्ड और फोर्थ, अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, इनका जो सोल्यूशन निकल के आता है, सोल्यूशन इनका सोल्यूशन जो निकल के आता है उसमें होता है डेल टू या डी टू लिख लो, डेल टू लिख लेते हैं, डेल टू ई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपसाइलन नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। ये निकल के आती है इक्वेशन। और यहां पर जो हमारे पास निकल के आ रहा था इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये इसे सेटिस्फाई करती है। मतलब क्या है, इस इक्वेशन में अगर इसे रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर जाती है। साथ में दूसरा भी तो था, तो डेल टू बी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपसाइलन नॉट डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर। ये देखो इसमें दोनों में एक्स है, इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है इसकी? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है? एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ध्यान रखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी आ जाती है, पूछा जाता है तो कहां से आई है? तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं मैक्सवेल की तो उनसे ये रिजल्ट निकल के आता है। हायर स्टडीज में जाके पढ़ना है तो यहां पर उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है, डाइवर्जेंस और कर्ल से किया जाता है, वो आगे देखेंगे जब आप लोग पढ़ेंगे। तो इस क्लास का जो डिस्कशन था वो कंप्लीट यहां पर हो जाता है। यहां पर हम लोगों ने सारी थियरी को कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पर हमारा डिस्कशन था ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर डिस्कस कर लिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए अभी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर देख लिया गया है। आइनोस्फीयर यहां था, यहां पर आइनोस्फीयर, यहां पर आइनोस्फीयर नहीं तो इधर देख लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं। और नए पेज पर, यहां इधर नए पेज पर बात कर लेते हैं। यहां लिखना होगा, लिख लेना क्या है, आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर क्या होता है? अबव किसके? मीजोस्फीयर के, मीजोस्फीयर के ऊपर होता है, ध्यान रखना, याद रखना है। तो मेसोस्फीयर के ऊपर होता है और ये किससे बना होता है? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और साथ में क्या पाया जाता है? तो यहां पर पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं। इसी वजह से हम इसे कहते हैं आयनोस्फीयर। और इसका जो रेस्ट पार्ट होता है, रेस्ट पार्ट, इस रेस्ट पार्ट के अंदर यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये कैसा होता है? तो ये होता है विजिबल, विजिबल होता है। क्योंकि विजिबल क्यों होता है? कि यहां से जो लाइट आती है वो आर पार हमें दिखती है, इसीलिए विजिबल कह देते हैं हम इसे। एबो मेसोस्फीयर होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, बाकी का जो बचा पोर्शन होता है उसके अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भरे हुए होते हैं। तो आइनोस्फीयर के बारे में इतना याद रखना है। चारों के बारे में क्वेश्चन बना था एक,
तो इसीलिए इनको डिस्कस कर लिया गया। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मेन के साथ एडवांस लेवल पर कवर कर लिया, हर एक चीज को यहां पर डेरिवेशन के तौर पर लिया गया था। अगली क्लास में हम इनके पीवाईस क्यूज डिस्कस करेंगे और इस बार जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आया था उसको भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थियरी की क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।